हेलो नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में स्पेस लैटिस, जिसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग यह भी इसमें जानेंगे कि यूनिट सेल क्या है और किसी क्रिस्टल के एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको यह बताना चाहेंगे कि मेरे पास में यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो वह सॉलिड सब्सटेंस होगा तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। आप इसके बारे में मेरे प्रीवियस वीडियोज के द्वारा जानते हैं। वे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो मेरे पास यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस है जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकते हैं, यह सॉलिड को हम कितने प्रकार से क्लासिफाई करते हैं? दो प्रकार से। एक को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ओके, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग कहते हैं, ओके, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एमोर्फस सॉलिड भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे और इसमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। अंतर क्या होगा कि इस प्रकार के जो सॉलिड होंगे उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस रेंज में होंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होंगे, ओके, और इसमें क्या होंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होंगे। आप जानते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होगा? ये एन आइसोट्रॉपी नेचर का होगा। क्या होगा? इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट को प्रोवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड इन आइसोट्रॉपिक नेचर। और इसमें जो होगा वो क्या होगा? आइसोट्रॉपी नेचर होगा, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस प्रकार में जो सॉलिड होंगे उसके ऑल डायरेक्शंस में जो नेचर होंगे वो सिमिलर होंगे। अब हम लोग इस अपने क्लास में क्या देखने वाले हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग नहीं देखने वाले हैं। हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखने वाले हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम देखने वाले हैं कि आखिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का क्या अर्थ होता है, क्या कंसेप्ट होता है, ओके। तो हम अगर डायरेक्ट बताना चाहें बिना अभी स्ट्रक्चर के सहायता से, तो आप यही समझिए कि अगर मेरे पास में कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो उसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, जो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा स्पेस में, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो किसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस? the regular 3-dimensional arrangement of constituent particles in crystalline solid. The regular 3-dimensional arrangement of constituent particles in crystalline solid is called, क्या called? crystal lattice और स्पेस लैटिस भी हम लोग कहते हैं, ओके, स्पेस लैटिस भी हम लोग कहते हैं। आइए अब हम लोग अपने अगले स्ट्रक्चर के द्वारा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो सीधे सीधे आप ये समझिए कि आपके पास में यदि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके जो अवयवी कण होंगे, दैट मीन्स कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो रेगुलर 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होगा, विच आर ऑल टुगेदर मिक्स क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ओके। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करें। जैसे
यहाँ आप इस स्ट्रक्चर से कोशिश करिए समझने के लिए। मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप ये देखिए, ओके तो आपको ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिख रहा होगा। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें जो आपके पास कल्पना करिए कि मेरे पास में जो मार्कर है, वैसे तो ये एमॉर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास जो मार्कर है वो कैसा है। मेरे पास ये मार्कर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस रूप में होंगे, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होंगे, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो अरेंजमेंट में अपना होंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ भी एक, यहाँ भी। ओके, आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ जो डॉट बना रहा हूँ, जो पॉइंट बना रहा हूँ, एक पॉइंट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक जो मैं पॉइंट यहाँ पर बना रहा हूँ ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ओके, तो आप यहाँ पर इस तरीके से सभी जो सेंटर है वहां पर आपने डॉट रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि एक बिंदु एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हम क्या यहाँ पर पाते हैं, हम पाते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में किसको रिप्रेजेंट कर दिया है। मेरे पास ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये सब क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में है, ये इनका मैंने अरेंजमेंट किस प्रकार से दिखाया है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में दिखा दिया है। तो ये मिलकर जो मेरा स्ट्रक्चर है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस के एक पोर्शन को दिखाते हैं। यानी ये क्या है मेरा, ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ओके, ये एक भाग मैंने दिखा दिया, किसका, क्रिस्टल लैटिस का दिखा दिया। तो किसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, फिर से मेरी बात समझिए कि मेरे पास ये एक कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, विच आर ऑल टुगेदर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यदि हम उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम किस रूप में अरेंजमेंट करते हैं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं, तो हमारा जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का होता है वो मिलकर किस चीज का निर्माण करता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। तो क्रिस्टल जालक दैट मीन्स क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, हम किसे कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस, बता पाएंगे आप। तो क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, रेगुलर मैंने दिखा है, ऐसा नहीं कि इतनी ही है, ये एक पार्ट है। ओके, तो हमने क्या दिखा है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ओके, यानी क्रिस्टल जालक अवयवी कणों का त्रिविम में नियमित और एक निश्चित पैटर्न है। तो क्या है क्रिस्टल जालक, अवयवी कणों का, जो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों का नियमित और निश्चित पैटर्न ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने एक क्रिस्टल जालक दैट मीन्स क्रिस्टल लैटिस का एक शॉर्ट पार्ट रिप्रेजेंट किया है। ओके, जिसमें ये प्रत्येक जो डॉट है ये एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और इस
क्रिस्टल लैटिस में ये जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? लैटिस पॉइंट कहलाते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम लैटिस साइट भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? लैटिस साइट्स। तो अगर इसको हिंदी में हम कहते हैं जालक बिंदु कहते हैं। ओके, जालक बिंदु हम इसको कहते हैं। तो ये बात समझ में आया कि मेरे पास यदि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यदि हम उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में दिखाते हैं, जिसमें हम एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक बिंदु के द्वारा रिप्रेजेंट करें और सभी बिंदुओं को हम रेखाओं के द्वारा, लाइंस के द्वारा, स्ट्रेट लाइंस के द्वारा हम मिला दें, तो मेरा जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, विच आर ऑल टुगेदर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। और यहां पर मैंने स्पेस लैटिस का एक पार्ट रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये आपका एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन हुआ। ये क्या हुआ? अगर आप देखेंगे, आप ये देखेंगे तो ये आपका क्या हुआ? ये एक आपको जो दिख रहा है, ये स्मॉलेस्ट, ये आपका एक क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल जालक है, और इस क्रिस्टल जालक का आपको एक क्या दिख रहा है? स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन आपको दिख रहा है। ओके, क्या दिख रहा है? ये आपका क्रिस्टल लैटिस हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया, और इस क्रिस्टल जालक में आपको एक, ये जिस पर मैं अभी मार्कर अपना चला रहा हूं, इसमें आपको एक ये जो है स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन दिख रहा है। ये 3 डायमेंशनल पोर्शन है, और इसी 3 डायमेंशनल पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका कहते हैं। ओके, एकक कोष्ठिका। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा? जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उस क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जिसके रिपीट होने से 3 डायमेंशनल रिपीट, जैसे ये एक यूनिट सेल हो गया, दूसरा, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट अनंत जो यूनिट हैं, उस यूनिट के अरेंजमेंट से ही ये एक आपका संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल, और यूनिट सेल के ही अरेंजमेंट से, यूनिट सेल के ही 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो हमने कई तरीके से क्रिस्टल लैटिस बता दिया। किसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस? एक लाइन में देखें तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट होता है, विच आर कॉल्ड यूनिट सेल, यानी सीधे कहें तो जो क्रिस्टल जालक होता है वो बहुत सारे अनंत यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका से मिलकर बना होता है, और सारे यूनिट सेल एक दूसरे के साथ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होकर, ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल, तो सारे यूनिट सेल 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट में आकर किस चीज का निर्माण करते हैं? क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करते हैं। तो हम और थोड़ी सी बात क्रिस्टल लैटिस की देखें तो सभी लोगों को ये बात स्पष्ट हुई किसे कहते हैं क्रिस्टल जालक। जब आपके पास में कोई क्रिस्टलीय ठोस है तो उस क्रिस्टलीय ठोस में जो उसके अवयवी कण है, यदि उस अवयवी कणों को आप नियमित रूप से त्रिविम में व्यवस्थित करते हैं तो आपकी जो व्यवस्था 3 डायमेंशनली प्राप्त होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप क्रिस्टल जालक कहते हैं। और जो क्रिस्टल जालक का छोटा इकाई होता है, छोटा रूप होता है, उसे आप क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल के ही 3 डायमेंशनल रिपीटेड अरेंजमेंट से ही ऑल टुगेदर स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका हो गया 1 डायमेंशन, ये आपका हो गया 1 डायमेंशन, ये हो गया आपका 2 डायमेंशन, और ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल। ओके, हम यहां पर एक्स वाई जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये हमने बना दिया वाई एक्सिस, और ये मेरा हो गया जेड एक्सिस। ओके, समझ में आ रही है बात? यहां पर अब आप देखिए। ओके,
आप क्यूब के बारे में तो जानते होंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। ओके, जो एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंटेशन में है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ बनाने क्या जा रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस को बनाने जा रहे हैं। तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या जी, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, और यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो यूनिट सेल जो होता है वह क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट होता है, और यूनिट सेल के ही 3 डायमेंशनल रिपीटेड पैटर्न में अरेंजमेंट से ही आपका संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है। तो ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ओके थोड़ा सा ये हो गया, सेंटर पर आप एक डॉट को रिप्रेजेंट करें, इसके ये जो एज है इसके भी सेंटर पर, यहाँ भी आप एक सेंटर पर रिप्रेजेंट करें, यहाँ भी एक सेंटर पर, और यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक। ओके, यहाँ एक इसके सेंटर पर, और यहाँ भी एक इसके सेंटर पर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। ओके, अब आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पर इसको प्लस के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें। ओके, यहाँ भी आप इसको प्लस बनाने की कोशिश करिए, यहाँ भी आप इसको प्लस बनाने की कोशिश करिए, और यहाँ भी आप इसको प्लस बनाने की कोशिश करिए। कर लिया आपने, फिर आप इसको इससे मिलाइए, फिर इसको इससे मिलाइए, और यहाँ पढ़िए, और यहाँ पढ़िए, इसको आप ऐसे मिलाइए, फिर इसको ऐसे मिलाइए, फिर यहाँ पर इसको ऐसे मिलाइए, फिर इसको ऐसे मिलाइए। ओके, यहाँ पर आपका ये और ऐसे ऐसे, फिर ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया। ओके, और हमने यहाँ ये ऐसे। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये आपको हमने क्या दिखा है, ये एक पोर्शन, ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ओके, ये पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो ये क्रिस्टल लैटिस का मैंने क्या एक दिखाया है, पार्ट दिखाया है। तो क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, तो मैंने क्या किया, ओके, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, हमने यहाँ क्रिस्टल लैटिस की एक पार्ट को दिखाया। तो क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस अगर मेरे पास में कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मैंने उसको किसके द्वारा दिखाया, मैंने उसको डॉट के द्वारा दिखाया। और ये डॉट किसमें मैंने व्यवस्थित किया, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में किया, और मैंने स्ट्रेट लाइन के द्वारा ये सारे डॉट को, बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दिया, तो मुझे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिला। और इसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। ओके, तो हम इसमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उसको हम क्या कहेंगे, हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। और क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, जो क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, जैसे देखिए ये आपका क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन हो गया। ओके, इसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को, स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम क्या कहेंगे, हम यूनिट सेल कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया, यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो यूनिट सेल वह यूनिट है जिसके रिपीटेड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से ही किस चीज का निर्माण होता है, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने बता दिया कि क्रिस्टल जालक का लघु रूप जो होता है, छोटा जो सबसे इकाई है, वह क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। और यूनिट सेल के ही रिपीटेड अरेंजमेंट से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आई। अब हमारे पास में ये एक यूनिट सेल है। ओके, मेरे पास में जैसे ये क्रिस्टल जालक हो गया। ओके, मेरे पास में ये एक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओके, यहाँ पर मेरे पास में एक क्या हो गया, ये क्रिस्टल जालक हो गया। अब इसका जो हम लोग स्मॉलेस्ट ये पोर्शन निकालेंगे, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हमने यहाँ पर ये दे दिया, स्मॉलेस्ट पोर्शन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके,
स्मॉलेस्ट पोर्शन हो गया, यानी ये मेरा जो क्रिस्टल लैटिस हुआ, इस क्रिस्टल लैटिस का ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट ये पोर्शन हुआ। और इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को ही हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे कि यूनिट सेल के हम पैरामीटर्स को देखें। क्या देखें, यूनिट सेल के मीटर्स को देखें। तो यूनिट सेल के पैरामीटर्स को देखें तो हमारी क्या हेडिंग होगी, हमारी हेडिंग होगी क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को समझने के बाद क्या हम देखने जाने वाले हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स हैं, तो याद रखिए 6 पैरामीटर्स हैं। ये एक आपका हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गया। ये आपका मूल बिंदु हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, हम यहाँ पर ये इस एज को, इस किनारे को ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें। ओके, और इसको हम किसके द्वारा, बी के द्वारा, और ये हम किसको, सी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें। ओके, तो मेरे इस एज को, इस एज ई डी जी ई, एज मतलब किनारा। ओके, तो इस एज को हम लोग ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर दी, इस एज को बी के द्वारा और इसको सी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जो ए और बी के बीच में हम जो एंगल बनने की बात करते हैं वो एंगल मेरा क्या होगा, यस बताइए, मेरा एंगल क्या होगा, एंगल होगा, इसमें कितने एजेज हैं, ए बी और सी। ओके, आप नोट कर लें, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ओके, हाँ, तो ये मेरा एक यूनिट सेल हो गया। इस यूनिट सेल के कितने एजेज, 1 2 और ये 3 एजेज हो गए, जो 3 एक्सिस से अपना संबंध दर्शाते हैं। अब हम इसमें देखें तो मेरा बी और सी एजेज के बीच में जो एंगल है उसे हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से। ये मेरा जो होगा ए और सी के बीच जो एंगल होगा उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें, बीटा से। और ए और बी के बीच में जो एंगल होगा उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करें, गामा से करेंगे। ओके, तो मेरा जो पैरामीटर्स हो गया एक यूनिट सेल का वो कितना हो गया, मेरा 6 पैरामीटर्स हो गया। ओके, 6 पैरामीटर्स हो गए, ए बी और सी, अल्फा बीटा और गामा। आप जानते हैं कि जो अल्फा एंगल है ये किसके किसके बीच है, एजेस बिटवीन बी एंड सी के बीच में, और जो बीटा जो एंगल है ये एजेस बिटवीन ए एंड सी के बीच में है। ओके, और जो गामा है वो एजेस किसके बीच में एंगल है, ये ए और बी एजेस के बीच में है। तो ये आपके कितने पैरामीटर्स हो गए एक यूनिट सेल के, जिसके द्वारा आप किसी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। आपके पास देयर आर 6 पैरामीटर्स इन ए यूनिट सेल, ए बी सी, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, अब हम लोग यूनिट सेल के पैरामीटर्स को देख लिए। ओके, यूनिट सेल के पैरामीटर्स को देख लिए, यूनिट सेल देख लिए और हम लोग क्रिस्टल लैटिस देख लिए। अब हम लोग देखें आखिर यूनिट सेल बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो यूनिट सेल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ओके, ये तो अब आपको डाउट नहीं है कि यूनिट सेल किसे कहते हैं, यूनिट सेल क्या है। तो आपके पास में यदि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन है, जिसके रिपीटेड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है, दैट स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। बेसिकली द यूनिट सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। यूनिट सेल जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका हम कहते हैं। ओके, कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल हम कहते हैं। ओके, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं सेंटर्ड। ओके, सेंटर्ड यूनिट सेल हम कहते हैं। ओके, इसको हिंदी में हम इसको या में हम कहते हैं सिंपल
यूनिट सेल भी हम लोग इसको कहते हैं। ओके, तो मेरे पास अगर कोई यूनिट सेल है तो हम यूनिट सेल को बेसिकली कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं? दो प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। एक को प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? आद्य एकक कोशिका, आद्य एकक कोशिका हम कहते हैं। ओके, और इसको क्या कहते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल को केंद्रित एकक कोशिका हम कहते हैं। ओके, तो अब किस आधार पर हम लोगों ने यूनिट सेल को दो प्रकार से डिस्क्राइब किया है, आइए हम लोग अब समझें। ओके, तो मेरे पास में देखिए यहाँ पर मेरे पास में एक ये एक यूनिट सेल हो गया। आप इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर देख रहे हैं? कॉर्नर, CORNER, इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर देख रहे हैं? आप इसमें 8 कॉर्नर देख रहे हैं, 8 कोना इसमें देख रहे हैं। कौन सा? एक, देखिए 2 3 4, ऊपर के 4 कॉर्नर हुए। फिर आप देखिए 1 2 3 4, ये आपके साइड के हुए, और फिर ये फिर इस साइड के हुए, और फिर आपके नीचे के हुए। तो इसमें कितने कॉर्नर आप देख रहे हैं? ओके, 1 2 3 4, ओके, कितने? 4, और फिर इधर कितने? 1 2 3 4 ये, और फिर इधर भी। यानी आपका एक यूनिट सेल कैसे बना है? ऐसे। ओके, ये एक फेस हो गया, दूसरा फेस, फिर तीसरा फेस, चौथा फेस, फिर पीछे वाला, आगे वाला। तो अब हम कैसे बताएं एक यूनिट सेल के कितने फेस यानी फलक हो गए? ऊपर वाला, नीचे वाला। ओके, 2 फेस, 2 फेस और 2 फेस, टोटल कितने? 6, 2 2 4 और 2 6, कितने कॉर्नर? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यदि आपके पास में ये एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है, वो अवयवी कण सिर्फ इसके सभी 8 कॉर्नर पर ही मौजूद हों। यानी यहां पर जो मैंने डॉट दिया है, एक डॉट एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहां पर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी और आयन भी। तो एक यूनिट सेल के कितने कॉर्नर? यस, 8। और यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी सिर्फ 8 कॉर्नर पर मौजूद हो तो उसे आप क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल इज दैट यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट देयर कॉर्नर्स। और जगह पर कहीं भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं मौजूद है। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। और अगर हम सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करेंगे, ओके, तो सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा सभी यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर तो होगा ही, साथ ही साथ 8 कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य पोजीशन पर भी एक या एक से अधिक होगा। तो हम उस यूनिट सेल को क्या कहेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तो हमारे ये सेंटर्ड यूनिट सेल को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? फिर हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए, ये एक आपका यूनिट सेल हो गया, यहां भी मैंने एक यूनिट सेल बना दिया। ओके, ये एक यूनिट सेल हो गया, और यहां भी एक यूनिट सेल हो गया। ओके, तो मैंने 3 यूनिट सेल बनाए। अब ये बताइए इसके कितने इस यूनिट सेल के कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब यूनिट सेल के सभी 8 कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवेलेबल हों तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके सभी 8 कॉर्नर पर तो अवेलेबल है, और साथ ही साथ एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके सेंटर्ड पोजीशन पर है, बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पर है। यानी ये आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया।
तो इसके सेंटर पर, ओके, जैसे ये आपका एक यूनिट सेल हो गया, तो इसके सेंटर पर यानी बीचों बीच अंदर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद है। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम कहते हैं। हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका हम कहते हैं। ओके, समझ में आई बात? तो किसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल? जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के सभी 8 कॉर्नर पर मौजूद तो हो ही हो, लेकिन एक उसके सेंटर्ड पोजीशन पर, बॉडी सेंटर पर हो। ओके, तो दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, दिस टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आइए, हमने यहाँ पर 1 2, ओके, फिर कितना 3 और 4 5 6 7 8, कितने इसके कॉर्नर हुए इस यूनिट सेल के? 8 कॉर्नर हुए। ओके, 8 कॉर्नर हुए। इसका मतलब कि ये हमने अभी जो बनाया है वो किसको बनाया है? ये मैंने बनाया है सेंटर्ड यूनिट सेल न होकर प्रिमिटिव यूनिट सेल को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया है। अब ये बताइए कि इसमें कितने फेस हैं? एक ये सतह है, ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला और एक आगे वाला और एक पीछे, 1 2 3 4 5 6। तो यदि यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके सभी 8 कॉर्नर पर हूं, लेकिन साथ ही साथ ऊपर के एक फेस पर हूं, नीचे के एक फेस पर हूं, साइड के 2 फेस पर हूं और पीछे के और आगे के फेस पर मौजूद हों, तो हम इस प्रकार के सेंटर्ड यूनिट सेल को क्या कहेंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हम कहेंगे। ओके, इसको हिंदी में हम कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका हम कहेंगे। ओके, फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो किसे कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल? जब यूनिट सेल में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके सभी 8 कॉर्नर पर, 8 कोनों पर मौजूद हो ही हो और साथ ही साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी मौजूद हो। ओके, तो एक यूनिट सेल में कितने फेस हो गए? 6, एक ऊपर एक नीचे, 2 फेस, 3 4 5 6, तो 6 फेस पर मौजूद हों तो दिस टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और अब देखिए यहाँ एक और हमने बना दिया है, यहाँ पर 8 इसके कॉर्नर यूनिट सेल के बना दिए और इस 8 कॉर्नर को बना दिया जिसमें 8 कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित है। दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव। लेकिन यहाँ पर यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल में सभी 8 कॉर्नर पर मौजूद हो ही हो और आमने सामने के किन्हीं 2 फेस पर, अपोजिट 2 फेस पर, जैसे यहाँ हो तो यहाँ पर हो, अगर यहाँ पर हो, देखिए अगर ऊपर वाले फेस पर एक हो तो नीचे वाले फेस पर, तो किन्हीं भी 2 फेस पर, आमने सामने के 2 अपोजिट फेस पर अगर हो तो हम इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के सेंटर्ड यूनिट सेल को एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हम कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका हम कहते हैं। ओके, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका हम कहते हैं। तो ये कोशिका तो हमने क्या बताया? समझ में आया? यूनिट सेल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं? जब यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ उसके कॉर्नर पर ही उपस्थित हो तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं? यदि यूनिट सेल में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके सभी कॉर्नर पर उपस्थित हो ही हो, लेकिन एक या एक से अधिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल में अन्य पोजीशन पर भी उपस्थित हो, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल में यदि सभी कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो हो ही हो और एक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर हो तो दिस टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी 8 कॉर्नर पर हो और सभी 6 फेस पर भी हो, ऊपर नीचे
फेस पर, ओके, यहाँ पर हो, यहाँ पर ऐसे, फिर ये और फिर ऐसे, तो सभी फेस पर 1 2 3 4 5 और 6 फेस पर उपस्थित हो तो हम इसे क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और जब सभी कॉर्नर पर उपस्थित हो और आमने सामने के 2 अपोजिट फेस पर भी उपस्थित हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो हम उसे क्या कहेंगे, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ओके, ये बात समझ में आया, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ें। नोट कर लिया आपने, अब चलिए हम लोग देखें। तो ये क्लियर हो गया कि यूनिट सेल के ही रिपीटेड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से ही क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है। और आपके यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। प्रिमिटिव मतलब क्या, सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके कॉर्नर पर हो, और सेंटर्ड यूनिट सेल उसके कॉर्नर के अतिरिक्त उसके अन्य पोजीशन पर भी हो, एक या एक से अधिक। अब अगर हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ओके, याद रहेगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 7 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, जिनका नाम क्या है, अगर हम लोग एक की बात करें तो हमारा एक क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो 7 टाइप के होते हैं उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, क्यूबिक एक होते हैं। फिर हम लोग देखें तो क्यूबिक के बाद कौन सा आता है, ट्राइगोनल। ओके, फिर हम लोग देखें तीसरा तो क्या आता है, ऑर्थो, ORTHR, ऑर्थो ऑर्थोरोम्बिक। ओके, अगर हम लोग चौथे की बात देखें तो क्या आता है, मोनोक्लिनिक। अगर हम लोग 5वें की बात देखें तो हेक्सागोनल। छठे की बात देखें तो RHOM, रोम्बोहेड्रल। 7वें की बात देखें तो होता है ट्राइक्लिनिक। ओके, तो याद रहेगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग लैटिस सिस्टम भी कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 7 प्रकार के होते हैं। क्या आपको नाम याद रहेगा, यस, पहला कौन सा, क्यूबिक, दूसरा कौन, ट्राइगोनल, ओके, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक, 5वां हेक्सागोनल, छठा रोम्बोहेड्रल, 7वां ट्राइक्लिनिक। ओके, ये क्लियर हो गई कि कितने प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देयर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिनका मैंने यहां पर नाम स्पष्ट किया है। ओके, तो कितने, 7, क्यूबिक, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक और ट्राइक्लिनिक। अब हम लोग आगे बढ़ें। तो 7 जो आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उससे कितने लैटिस क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो आपके लैटिस स्पेस लैटिस कितने होते हैं, स्पेस लैटिस आपके 14 होते हैं, याद रहेगा। यानी आप यहां पर याद रखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने होते हैं, 7, और स्पेस लैटिस कितने होते हैं, 14। इन सभी स्पेस लैटिस को जो 14 डिफरेंट प्रकार के होते हैं, एक मैथमेटिशियन, एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम रहा ब्रेवेस, ओके, ब्रीवी, उनके नाम पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीवी
लैटिस हम लोग कहते हैं। ओके, तो कितने टोटल ब्रेवे लैटिस हैं? टोटल 14 ब्रेवे लैटिस मौजूद हैं। तो याद रहेगा कितने प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं? 7। और ब्रेवे लैटिस कितने हैं? टोटल 14 ब्रेवे लैटिस हैं या क्रिस्टल लैटिस हैं। ओके, और ब्रेवे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन रहे। इन्होंने बहुत सारे प्रकार के जो प्रिमिटिव यूनिट सेल रहे उन प्रिमिटिव यूनिट सेल के डिफरेंट अरेंजमेंट से जो क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हुआ उसका अध्ययन किया और 14 पॉसिबल स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन उन्होंने पाया। इसलिए उनके नाम पर हम लोग क्या देखते हैं? इस ब्रेवे लैटिस को 14 डिफरेंट टाइप का पाते हैं। ओके, अब आइए आगे देखा जाए। हम लोग अभी क्या देखें? हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? ओके, अभी आपको बताया था मैंने कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल 7 डिफरेंट प्रकार के होते हैं और क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? दैट मीन्स टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरे को हम क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरे को क्या कहते हैं हम? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो याद रहेगा कि जो क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। याद रहेगा कि क्यूबिक, फिर से आप कंफ्यूज ना हो, प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने प्रकार के? 7 प्रकार से, 7 प्रकार के, जिसमें क्यूबिक यूनिट सेल एक है। और क्यूबिक यूनिट सेल को अगर हम फर्दर डिवाइड करें, फर्दर क्लासिफाइड करें, तो क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। क्लियर? और इसमें आप जानते हैं कि सिर्फ इसके जो कॉर्नर होंगे उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कॉर्नर के अतिरिक्त एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बॉडी सेंटर पर होगा। और इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड, यहां क्यूबिक जोड़ा जाएगा, क्यूबिक, और यहां भी क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होंगे उसमें सभी कॉर्नर पर जो आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अतिरिक्त प्रत्येक 6 फेस पर भी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो मौजूद होंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि मेरे पास यदि कोई क्रिस्टल लैटिस है, ओके, मेरे पास यदि कोई क्रिस्टल लैटिस है तो उस क्रिस्टल लैटिस के एक यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं? ओके, तो हम यहां पर क्या देखने वाले हैं? नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए किसमें? क्यूबिक यूनिट सेल। याद रहेगा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एक घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। ओके, अब इसमें देखा जाए क्या है। अभी आपको मैंने बताया कि अकेले कोई एक यूनिट सेल नहीं होता है। यूनिट सेल जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसके? क्रिस्टल लैटिस के। तो अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो ये हरगिज आप याद रखिए कि एक यूनिट सेल कभी भी किसी सॉलिड में नहीं होता है। जो यूनिट सेल होता है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है और यूनिट सेल के असंख्य संख्या रिपीटेड पैटर्न में अगर अरेंजमेंट होते हैं तो वो एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग पहले यह देख लें कि हम क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब आपको कई बार मैंने बताया है एटम, मॉलिक्यूल
और आयन को हम क्या कहते हैं, परमाणु, अणु या आयन को हम अवयवी कण कहते हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इन तीनों को मिलाकर क्या मान लें, एटम कह दें। यानी अगर हम अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहेंगे तो एटम, मॉलिक्यूल या आयन तीनों रिप्रेजेंट होगा, जिसको हम सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एटम से। तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, दैट मीन्स एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट मीन्स एटम, मॉलिक्यूल या आयन होता है। ओके, तो आप लोग मेंटेन कर लिए इसको। अब आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एक्चुअली ये जो सब आपका कंसेप्ट है ये 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है और इसको 2D में थोड़ा दर्शाना मुश्किल होता है। ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल सब स्ट्रक्चर है जिसमें आपको इमेजिनेशन कुछ बेहतर तरीके से करना होता है। तो फिर से हम लोग देखें, क्यूबिक यूनिट सेल पर आ जाते हैं। ओके, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक को हम क्या कहेंगे, एक को कहेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, ओके, 3 भागों में। ओके, कौन कौन, सेंटर्ड, नहीं 3 नहीं, ये 2 ही भाग होगा। ओके, सॉरी। तो ये इसको हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा वो 2 ही होगा। एक को क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और दूसरे को क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम कहेंगे। अब आइए ये मेरा एक क्यूब हो गया, क्यूब के कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर। अब आप बताइए कि ये तो एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के जैसे ये एक यूनिट सेल आपका हो गया, तो इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, इसके आगे भी, पीछे भी, दाएं बाएं चारों तरफ है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है कि एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम हैं। ओके, यानी एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम हैं, तो सीधे कहिएगा आप क्या जी, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5, 6, 7, 8। क्या एक में टोटल 8 एटम हैं? पहले ये बताइए, क्या एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम टोटल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो यूनिट सेल होते हैं वो अकेले नहीं होते हैं। यूनिट सेल जो है स्मॉलेस्ट पोर्शन है, 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसका, क्रिस्टल लैटिस का। तो ये कभी भी अकेले नहीं होता है। जैसे अगर हम एक रूम की बात करें तो एक रूम में कितने कॉर्नर हम बात करें, सिंपल 4 कॉर्नर, 1, 2, 3 और 4। अब कल्पना करिए कि इसके ऊपर भी रूम हो, ऐसा ही, इसके नीचे भी रूम हो, ऐसा ही, इसके उधर उधर सभी चारों दिशाओं में ऐसा ही रूम हो, और सभी रूम एक दूसरे से एकदम अरेंजमेंट होकर एक संपूर्ण क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन किया हो। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो एक अगर कॉर्नर का ये जो पिलर होगा, ये एक कॉर्नर का पिलर कितने रूम को कनेक्ट करेगा, बताएंगे आप? 4 रूम को। कितने रूम को कनेक्ट करेगा? एक इस रूम को, देखिए, एक इस रूम को, बगल वाले रूम को, उसके बगल वाले रूम को और इसके बगल वाले रूम को। यानी एक कॉर्नर, एक पिलर कितने रूम को कनेक्ट करेगा? 4 रूम को। ओके, क्लियर हुआ? ये भी एक पिलर कितने रूम को कनेक्ट करेगा? 4 को। अब आप कल्पना करिए कि जो मेरा ये रूम है, इसके कॉर्नर पर एक बॉल हमने रख दी, ऊपर एक कॉर्नर पर बॉल रख दिया। नीचे कितने रूम है ये पिलर के? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 रूम है। और इसके ऊपर छत पर भी ऐसा ही 4 रूम है।
तो अब कल्पना करिए कि ये जो पिलर है, इस पिलर के एक कॉर्नर पर मैंने गेंद को रख दिया। अब उस बॉल का जो आधा हिस्सा है वो नीचे वाले इस फ्लोर में है, ओके, जो 4 रूम में बंटा हुआ है, और ऊपर वाला जो बॉल का आधा हिस्सा है वो ऊपर वाले 4 रूम से बंटा हुआ है। तो इस एक रूम में उस बॉल का कितना हिस्सा आया? 1/8। समझ में आया? जैसे अगर कोई 8 भाई बहन हो और उसके पास कितना जमीन हो? 8 बीघा जमीन हो, ओके, तो 8 बीघा 8 एकड़ जमीन हो, तो यदि सबसे पूछा जाए कि आपके पास कितने जमीन है, तो सभी लोग क्या बोलेंगे कि मेरे पास 8 एकड़ है, 8 एकड़ है, 8 एकड़ जमीन है। लेकिन किसी सब पर ईच जो पर्सन रहे, अगर उन पर कैलकुलेट किया जाए तो एक पर्सन पर कितने रहे? एक ही तो एकड़ रहा, ओके। लेकिन वो जो बता रहे थे उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि सभी लोगों के पास 8 एकड़ एक पर रहे, तो टोटल 8 लोगों के पास कितने रहे? 64 एकड़ रहे, ओके, 64। लेकिन वास्तव में 64 एकड़ नहीं रहा, 8 ही एकड़ रहा, और प्रत्येक पर्सन पर कितना हिस्सा आया? 1 एकड़ का हिस्सा आया। तो उसी तरीके से अगर आपके पास में कोई यूनिट सेल है तो यूनिट सेल के कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए, ओके। और 8 कॉर्नर जो हो गए, उस 8 कॉर्नर में से अब एक कॉर्नर का जो एटम है कितने अन्य यूनिट सेल के बीच में शेयरिंग किया है? तो 8 के बीच में शेयरिंग किया है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इस रूम को हम क्या मान लें, इस रूम को एक यूनिट सेल मान लें, ओके। जिस रूम में मैं हूं इस रूम को यूनिट सेल, इसके ऊपर भी दाएं बाएं चारों तरफ ऐसा ही रूम है। तो अब इसके कॉर्नर पर अभी मैंने बताया था कि एक बॉल हम रख दें तो बॉल का आधा हिस्सा 4 जो रूम होगा उसके बीच शेयर होगा, और आधा हिस्सा ऊपर के 4 से शेयर होगा। तो इस तरीके से इस रूम का में कितना हिस्सा उसका आया? 1/8। यहां भी 1/8, यहां भी 1/8, यहां भी 1/8, वहां भी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। इसका मतलब कि ये जो एक यहां पर एटम है, उस एक एटम का कितना भाग इस यूनिट सेल के हिस्से में आ रहा है? 8वां भाग, ओके। इसका भी 8वां भाग, और बाकी अन्य भाग दूसरे यूनिट सेल में चला जा रहा है। और हमें क्या देखना है? एक यूनिट सेल में कितने एटम आ रहे हैं, तो कितने कॉर्नर हो गए बताइए? कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए, ओके, और 8 कॉर्नर, क्लियर। और एक कॉर्नर का एटम कितने अन्य यूनिट सेल के बीच शेयरिंग किया है? 8 के बीच, ओके। तो 1/8 इसके हिस्से, तो 8 कॉर्नर इंटू 1/8, तो क्या हुआ? ये एक एटम, यानी टोटल अगर हम देखें तो इस एक यूनिट में टोटल एटम की संख्या कितनी हो गई? 1 एटम। समझ में आया? समझ में आया कि एक्चुअली ये टोटल 8वां हिस्सा मिला दें तो कितने कॉर्नर? 1 2 3 4 8 हुए, और एक कॉर्नर का कितना भाग एटम का एक यूनिट सेल के हिस्से? तो 8वां भाग, तो 1/8। और इस तरीके से एक टोटल यूनिट सेल में, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम आया? 1 एटम आया। अब आइए हम लोग बॉडी सेंटर्ड की बात करें। तो बॉडी सेंटर्ड की अगर हम लोग बात करें तो आपका ये एक यूनिट सेल हो गया, इसके सभी 8 कॉर्नर, ओके। इसका 1/8वां इसके हिस्से, 1/8वां, 1/8वां, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, ओके। तो अब क्या हम देखें, कॉर्नर कितने हो गए? 8 कॉर्नर, और एक कॉर्नर का कितना भाग एटम का हिस्सा आ रहा है एक यूनिट सेल में? 8वां। तो कितना हुआ? इसके कारण से 1 एटम हुआ कॉर्नर कारण। और बॉडी सेंटर्ड है तो एक अवयवी कण, एक एटम बॉडी सेंटर पर है जो किसी से शेयर नहीं हुआ है, किसी से यूनिट सेल से साझेदारी इसकी नहीं है। तो क्या हुआ? एक एटम यहां पर मौजूद है बॉडी सेंटर पर। तो टोटल एटम कितने हो गए? 1 और 1 2, तो 2 एटम हो गए, 2 एटम हो गए, यानी एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए? 2 हुए। अब आइए हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम हुए उसकी बात करें।
सभी कॉर्नर पर एटम है 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। अब इसके साथ ही साथ मतलब कितना इसका हिसाब जा रहा है। ओके, ये आप नोट कर लिए हैं, ये आपने नोट कर लिया है, मिटा दूं मैं। ओके, चलिए मैं यहां पर दे दूं इसको। कितने 8 कॉर्नर इंटू एक कॉर्नर का 8वां हिस्सा, तो कितना, इसके कारण 1 एटम, एक परमाणु इसके हिस्से आया। और अब बताइए, एक ऊपर वाले फेस पर है, जैसे ये एक फेस हो गया तो ऊपर ऐसे, तो फेस का एक फेस पर जो एटम है उसका आधा हिस्सा यूनिट सेल में आ रहा है और आधा दूसरे यूनिट सेल में जा रहा है। तो इसके हिस्से में 1/2 है, तो इसका ए 1/2, यहां भी एक है ऐसे, तो इसका भी 1/2, यहां भी है 1/2, यहां भी 1/2, एक पीछे वाला फेस 1/2, एक आगे वाला 1/2। तो कितने टोटल फेस, ऊपर नीचे 2, 2 4, 2 6, तो कितना फेस, 6 फेस। और एक फेस का कितना हिस्सा एक यूनिट सेल में आ रहा है, हाफ, तो कितना हुआ 3 एटम। तो अब हम लोग देखें तो 3 और 1 4, 4 एटम आया किस में, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के हिस्से आया। तो ये बात आप लोग समझ गए। अगर इसमें कोई भी अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो फिर हम लोग अपने अगले क्लास अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।